नमस्कार साथियों। आज हमारे अध्ययन का विषय है ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप, पैटर्न्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स। तो आइए शुरू करते हैं। अधिवासों के प्रतिरूप जानने से पहले हम जानेंगे प्रतिरूप किसे कहते हैं। बताना चाहूंगा, अधिवास या जिसे बस्ती भी कहते हैं, किसी भी अधिवास या बस्ती का प्रतिरूप उस बस्ती की आकृति के अनुसार होता है। उस बस्ती की आकृति मकानों व मार्गों की स्थिति व व्यवस्था के आधार पर निश्चित होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, किसी भी बस्ती या अधिवास का प्रतिरूप उस बस्ती या अधिवास की एक आकृति है और उस आकृति को किसी ज्योमितीय आकृति के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसा कि हम सब अनुभव करते हैं और जानते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में घर गलियों व मार्गों के सहारे बनाए जाते हैं और किसी गांव में इन गलियों की स्थिति और आकृति से उस गांव की आंतरिक संरचना, जिसे विन्यास कहते हैं, लेआउट कहते हैं, और उसका बाहरी स्वरूप, जिसे हम आकृति कह सकते हैं, का निर्धारण होता है। इस प्रकार इस आकृति यानी बाह्य आकृति और विन्यास को ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप कहा जाता है। यानी किसी भी गांव की बाह्य आकृति और उसका विन्यास, मतलब आंतरिक संरचना, को उस अधिवास का प्रतिरूप कहेंगे और उस प्रतिरूप को किसी ज्योमितीय आकृति के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है। इस प्रकार हम अंत में सरल शब्दों में कह सकते हैं, अधिवासों के प्रतिरूप यानी किसी भी बस्ती या अधिवास का प्रतिरूप उस बस्ती की आकृति है और वह आकृति उस बस्ती में मकानों व मार्गों की स्थिति और व्यवस्था के अनुसार निश्चित होती है और उस बस्ती की आकृति को किसी ज्योमितीय आकृति, जैसे रेखीय, आयताकार, वृत्ताकार रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है। प्रतिरूप की परिभाषा समझ लेने के बाद अब हम जानेंगे ग्रामीण अधिवासों के प्रमुख प्रतिरूपों के बारे में। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे रेखीय प्रतिरूप के बारे में। बताना चाहूंगा, रेखीय प्रतिरूप उन क्षेत्रों में विकसित होते हैं जब कोई अधिवास, वह ग्रामीण भी हो सकता है तथा शहरी भी हो सकता है। हालांकि हम ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूपों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए हम ग्रामीण अधिवासों के संदर्भ में ही बात करेंगे। जब कोई ग्रामीण बस्ती या अधिवास सड़क, नदी या नहर के सारे विकसित होता है, ऐसे में उस ग्रामीण बस्ती की आकृति रेखीय हो जाती है। आप चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। दिए गए चित्र में ये मुख्य सड़क मार्ग है और इस मुख्य सड़क मार्ग के दोनों ओर, या कहें सारे घरों के बसने से यह बस्ती विकसित हुई है और इस बस्ती की आकृति देखने पर रेखीय प्रतीत होती है, यानी एक रेखा के सहारे बसी हुई बस्ती। इस प्रकार किसी सड़क, नदी या नहर के सहारे जब कोई ग्रामीण बस्ती या अधिवास विकसित होता है तो उसका प्रतिरूप रेखीय रूप में विकसित होता है, या कहें उस बस्ती का प्रतिरूप रेखीय हो जाता है। इस प्रकार की बस्ती में घरों के द्वार मार्ग की ओर होते हैं। आप देख सकते हैं, इस मुख्य सड़क मार्ग के दोनों ओर, राइट और लेफ्ट की तरफ जो घर बसे हैं, इन घरों के मुख्य द्वार मार्ग की ओर होते हैं। संसार में
ग्रामीण अधिवासियों के रेखीय प्रतिरूप मुख्य रूप से मध्य हिमालय, आल्प्स, एंडीज और एल्बुर्ज पर्वतीय क्षेत्रों के घाटी वाले भागों में तथा भारत के उत्तर में गंगा व यमुना के मैदानी भागों में दिखाई देते हैं। ठीक है, आपके सामने दिए गए एरियल फोटो में अधिवास के रेखीय प्रतिरूप को दिखाया गया है। आप देख सकते हैं किस प्रकार एक अधिवास सड़क के सहारे विकसित हुआ है और इस अधिवास का प्रतिरूप रेखीय प्रतीत होता है, यानी एक रेखा के सहारे सहारे बसा हुआ अधिवास। अब हम बात करेंगे ग्रामीण अधिवासियों के चौकपट्टी प्रतिरूप के बारे में। बताना चाहूंगा, ग्रामीण अधिवासियों के चौकपट्टी प्रतिरूप उन क्षेत्रों में विकसित होते हैं जब कोई ग्रामीण बस्ती समतल मैदानी भागों में योजनाबद्ध तरीके से बसाई जाती है और इस ग्रामीण बस्ती से होकर गुजरने वाली मुख्य सड़कें, गलियां व अन्य प्रकार के मार्ग एक दूसरे के समानांतर होते हैं और एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, या कहें एक दूसरे को समकोण पर क्रॉस करते हैं। ऐसे में उस ग्रामीण अधिवास का जो प्रतिरूप बनता है वह प्रतिरूप चौकपट्टी प्रतिरूप होता है। दिए गए चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसा मैंने बताया, किसी भी ग्रामीण बस्ती का चौकपट्टी प्रतिरूप तब विकसित होगा जब वह ग्रामीण बस्ती किसी समतल मैदानी भागों में नियोजित तरीके से बसाई जाती है और इस बस्ती से होकर गुजरने वाले सभी तरह के मार्ग एक दूसरे के समानांतर दूरी पर होते हैं और एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं या क्रॉस करते हैं। संसार में चौकपट्टी प्रतिरूप मुख्य रूप से उत्तरी चीन तथा उत्तरी भारत में देखने को मिलते हैं। भारत में भी हम जिक्र करें तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का कुचेसर चोपला इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ग्रामीण अधिवासियों के वृत्ताकार प्रतिरूप के बारे में। बताना चाहूंगा, ग्रामीण अधिवासियों के वृत्ताकार प्रतिरूप दो दशाओं में विकसित होते हैं। ध्यान से सुनिएगा। एक, जब कोई ग्रामीण अधिवास या बस्ती किसी वृत्ताकार झील या तालाब के किनारे किनारे विकसित होती है, तब उस ग्रामीण बस्ती की आकृति वृत्ताकार या अंडाकार हो जाती है। दूसरी स्थिति, जब कोई ग्रामीण बस्ती किसी मंदिर आदि देवस्थान या गांव के मुखिया के भवन के चारों ओर बसती है या विकसित होती है, तब भी उस बस्ती की आकृति वृत्ताकार या अंडाकार हो जाती है। इस प्रकार ग्रामीण अधिवासियों का वृत्ताकार प्रतिरूप दो दशाओं में विकसित होता है। दिए गए चित्र के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं किस प्रकार एक ग्रामीण बस्ती वृत्ताकार जल स्रोत के सहारे विकसित हुई है। ऐसी स्थिति में इस ग्रामीण बस्ती की आकृति वृत्ताकार या अंडाकार हो गई है। ऐसी बस्ती में गलियों व मार्गों की आकृति भी वृत्ताकार हो जाती है। इस प्रकार वृत्ताकार प्रतिरूप वाले ग्रामीण अधिवासियों के दो प्रकार होते हैं। एक नाभिकीय गांव और दूसरे निहारिकीय गांव। बताना चाहूंगा, नाभिकीय गांव उस गांव को कहा जाता है जब कोई गांव मंदिर आदि देवस्थान या मुखिया के भवन के चारों ओर बसा होता है। हालांकि इस गांव का प्रतिरूप वृत्ताकार होता है, लेकिन ऐसे गांव को नाभिकीय गांव कहा जाता है। दूसरा, जब कोई गांव झील या तालाब आदि के किनारे किनारे बसता है, ऐसे गांव को निहारिकीय गांव कहा जाता है। हालांकि इस गांव का प्रतिरूप भी
वृत्ताकार ही होता है। इस प्रकार वृत्ताकार प्रतिरूप के ग्रामीण अधिवासों को दो नाम दिए गए हैं, एक नाभिकीय गांव, दूसरा निहारिकीय गांव। अब हम बात करेंगे ग्रामीण अधिवासों के अरीय प्रतिरूप के बारे में। बताना चाहूंगा, ग्रामीण अधिवासों का अरीय प्रतिरूप उन दशाओं में विकसित होता है जब एक गांव के केंद्रीय भाग में विभिन्न दिशाओं से रास्ते आकर के मिलते हैं और इस गांव का मध्यवर्ती जो भाग है वो सघन रूप में बसा रहता है, जबकि बाहर जाने वाले मार्गों के सारे कुछ दूरी पर घर बनाए जाते हैं और बाहर की जो मध्यवर्ती भूमि है वो खाली पड़ी होती है। ऐसी स्थिति में उस ग्रामीण बस्ती या अधिवास की आकृति अरीय हो जाती है। आप देख सकते हैं, दिए गए चित्र के माध्यम से भी आप ग्रामीण अधिवासों के अरीय प्रतिरूप के बारे में और अधिक विस्तार से समझ सकते हैं। चित्र में देखने से ज्ञात होता है ये गांव का केंद्रीय भाग है जहां विभिन्न दिशाओं से रास्ते या कहें मार्ग आकर के मिल रहे हैं। ठीक है, और इस गांव का जो केंद्रीय भाग है ये सघन रूप में बसा है। ठीक है, और बाहर जाने पर सिर्फ घर रास्तों के सारे बने हैं, आप देख सकते हैं, जबकि ये मध्यवर्ती भूमि है। आप देख सकते हैं, मैंने जो ये गोले में लिया है ये मध्यवर्ती भूमि खाली पड़ी है। ऐसे में इस ग्रामीण बस्ती की आकृति आप गौर से देखेंगे तो अरीय रूप में प्रतीत होती है या कहें अरीय त्रिज्या के रूप में। ग्रामीण अधिवासों के अरीय प्रतिरूप मुख्य रूप से भारत, चीन व पाकिस्तान के ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्यतः देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे ग्रामीण अधिवासों के तारा प्रतिरूप के बारे में। बताना चाहूंगा, ग्रामीण अधिवासों का तारा प्रतिरूप एक प्रकार से अरीय प्रतिरूप का ही विकसित रूप है। आप देख सकते हैं, जैसा मैंने बताया, अरीय प्रतिरूप में जो बाहर की ओर मध्यवर्ती भूमि खाली पड़ी रहती थी, उस खाली भूमि पर भी जब मकान बन जाते हैं या घर बस जाते हैं, ऐसे में वो अरीय प्रतिरूप तारा प्रतिरूप में बदल जाता है और उस गांव के प्रतिरूप को हम तारा प्रतिरूप कहेंगे। राजस्थान में जयपुर जिले में दूदू की बस्ती, टोंक जिले में सोहेला गांव व भरतपुर में इमराना गांव तारा प्रतिरूप के उत्तम उदाहरण हैं। इस प्रकार हमने जाना कैसे ग्रामीण अधिवासों का एक तारा प्रतिरूप विकसित होता है। ध्यान रखने वाली बात है, तारा प्रतिरूप अरीय प्रतिरूप का ही विकसित रूप है। अंतर सिर्फ इतना है, अरीय प्रतिरूप में बाहर की ओर जो मध्यवर्ती भूमि है वो खाली पड़ी रहती है, सिर्फ
मार्गों के सारे सारे ही घर बसते हैं, जबकि तारा प्रतिरूप तब बन जाता है जब उस अरीय प्रतिरूप वाले अधिवास में बाहर की ओर मध्यवर्ती भूमि पर भी घर बस जाने से वो अरीय प्रतिरूप तारा प्रतिरूप में बदल जाता है। ठीक है, अब हम जिक्र करेंगे ग्रामीण अधिवासों के तीर प्रतिरूप के बारे में। बताना चाहूंगा, ग्रामीण अधिवासों के तीर प्रतिरूप उन बस्तियों में देखने को मिलते हैं जो बस्तियां अंतरीप के छोर पर या नदी के नुकीले मोड़ पर बसी होती हैं। अंतरीप से तात्पर्य है वह भूमि जो तीन ओर से जल से घिरी होती है, ऐसी भूमि को अंतरीप कहा जाता है। तो जब कोई ग्रामीण बस्ती या तो अंतरीप के छोर वाले भाग में बसती है या फिर नदी के नुकीले मोड़ पर बसती है, ऐसे में उस बस्ती की आकृति तीरनुमा हो जाती है। ऐसी बस्ती में अग्रभाग में यानी अंतरीप के छोर के भाग में मकानों की संख्या कम होती है तथा पिछले भाग में मकानों की संख्या अधिक होती है। ऐसे में उस बस्ती का जो प्रतिरूप बनता है वह तीरनुमा होता है। बिहार में बूढ़ी गंडक नदी के मोड़ पर बसा मंझौल व सिवारी गांव ग्रामीण अधिवासों के तीर प्रतिरूप का उत्तम उदाहरण है। अब हम बात करेंगे ग्रामीण अधिवासों के त्रिभुजाकार प्रतिरूप के बारे में। बताना चाहूंगा, ग्रामीण अधिवासों के त्रिभुजाकार प्रतिरूप उन क्षेत्रों में विकसित होते हैं जहां कोई सड़क, नदी या नहर दूसरी सड़क, नदी या नहर में जाकर मिलती है किंतु उसे पार नहीं करती। ऐसी स्थिति में एक त्रिकोण के बीच में जो बस्ती विकसित होती है उस बस्ती की आकृति त्रिभुजाकार हो जाती है। ऐसी बस्ती का जो प्रतिरूप विकसित होता है वह त्रिभुजाकार होता है। दिए गए चित्र के माध्यम से भी आप त्रिभुजाकार बस्ती के बारे में और अधिक जान सकते हैं। चित्र में देखने से ज्ञात होता है यह कोई एक नदी है और इस नदी में कोई दूसरी नदी आकर के मिल रही है किंतु इसे पार नहीं कर रही। इस प्रकार आप देख सकते हैं इन दोनों नदियों के द्वारा एक त्रिकोण की दो सीमाएं निर्धारित कर दी गई हैं, या कहें त्रिभुज की दो सीमाएं बना दी गई हैं और ये सीमाएं उस बस्ती के विकास की सीमा को भी निर्धारित करेंगी। अब इन त्रिभुज की दो भुजाओं के बीच वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में बस्ती विकसित होती हुई चली जाएगी। बस्ती के बसने की दिशा एक और होगी क्योंकि आप देख सकते हैं दो भुजाएं नदी द्वारा निर्धारित की गई हैं, इनके पार बस्ती बस नहीं सकती। ऐसे में इस बस्ती के बसने से उस बस्ती की आकृति एक त्रिभुजाकार रूप ले लेगी, या कहें एक त्रिकोण आकृति में वह बस्ती बसेगी और उस बस्ती का प्रतिरूप जो होगा वह त्रिभुजाकार होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे ग्रामीण बस्तियों के सीढ़ी नुमा प्रतिरूप के बारे में। बताना चाहूंगा, ग्रामीण अधिवासों के सीढ़ी नुमा प्रतिरूप उन बस्तियों में देखने को मिलते हैं जो पर्वतीय ढालों के सहारे बसी होती हैं। ये ग्रामीण बस्तियां पर्वतीय ढालों के सहारे
विभिन्न ऊंचाई तलों पर बसी होती हैं और इनमें घरों की पंक्तियां सीढ़ी नुमा दिखाई पड़ती हैं। संसार में ऐसी बस्तियां जिनके सीढ़ी नुमा प्रतिरूप विकसित होते हैं, ये रॉकी, एंडीज, हिमालय, आल्प्स आदि पर्वतीय क्षेत्रों में मुख्य रूप से देखने को मिलती हैं, जहां पर ग्रामीण बस्तियां पर्वतीय ढालों के सहारे विभिन्न ऊंचाई तलों पर बसी होती हैं और इनमें घरों की पंक्तियां सीधी नुमा दिखाई पड़ती हैं। दिए गए चित्र के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं किस प्रकार एक सीधी नुमा प्रतिरूप विकसित होता है। चित्र में देखने से ज्ञात होता है कि यह ग्रामीण अधिवास एक पहाड़ी के सहारे बसा है और जिसके विभिन्न ऊंचाई तल हैं और इसमें घरों की पंक्तियां सीढ़ी नुमा प्रतीत होती हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे ग्रामीण अधिवासों के मधुमक्खी छत्ता प्रतिरूप के बारे में। बताना चाहूंगा, सामान्यतः इस प्रकार के ग्रामीण अधिवासों का प्रतिरूप जनजातीय लोगों की बस्तियों में देखने को मिलता है, जिनके घर छोटे छोटे तथा पास पास होते हैं और इन घरों की छतें गुंबदनुमा होती हैं और इन्हें ऊपर से देखने पर ये मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखाई पड़ते हैं और इस प्रकार इन बस्तियों का जो प्रतिरूप विकसित होता है वह मधुमक्खी छत्ता प्रतिरूप कहलाता है। संसार में मधुमक्खी छत्ता प्रतिरूप के ग्रामीण अधिवास दक्षिणी अफ्रीका के जुलू जनजाति की बस्तियों व दक्षिणी भारत में टोडा जनजाति की बस्तियों में देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ग्रामीण अधिवासों के आयताकार प्रतिरूप के बारे में। बताना चाहूंगा, ग्रामीण अधिवासों का आयताकार प्रतिरूप उन दशाओं में विकसित होता है जिन दशाओं में चौकपट्टी प्रतिरूप विकसित होता है। दोनों प्रतिरूपों में अंतर सिर्फ इतना है, आयताकार प्रतिरूप में अधिवास की आकृति आयताकार होती है, जबकि चौकपट्टी प्रतिरूप में अधिवास की आकृति चौकोर होती है। बाकी सभी दशाएं समान होती हैं। ये दोनों प्रकार के प्रतिरूप समतल मैदानी भागों में विकसित होते हैं, जहां इन बस्तियों से होकर गुजरने वाले रास्ते एक दूसरे के समानांतर तथा एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। आयताकार प्रतिरूप में बस्ती की लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा अधिक होती है, ऐसे में उस बस्ती की आकृति आयताकार हो जाती है। जहां तक संसार में आयताकार प्रतिरूपों के वितरण की बात करें, ग्रामीण अधिवासों के आयताकार प्रतिरूप मुख्यतः भारत, चीन, रूस, जर्मनी व मलेशिया के ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे ग्रामीण अधिवासों के अनियमित प्रतिरूप के बारे में। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ग्रामीण अधिवासों का अनियमित प्रतिरूप उन बस्तियों में विकसित होता है जो अनियोजित तरीके से बसी होती हैं। इन बस्तियों में किसी निश्चित आकृति का निर्माण नहीं होता। संसार में इस प्रतिरूप वाली ग्रामीण बस्तियां मुख्य रूप से दक्षिणी चीन, भारत और पाकिस्तान में देखने को मिलती हैं। अब बात करेंगे पंखा प्रतिरूप के बारे में। ग्रामीण अधिवासों का पंखा प्रतिरूप उन क्षेत्रों में विकसित होता है जब ग्रामीण बस्ती नदी के डेल्टाई भाग या पर्वतपतीय भागों में विकसित होती है। भारत में महानदी कृष्णा एवं गोदावरी नदी के डेल्टाई भागों में बसे अधिकांश गांवों का
प्रतिरूप पंखा प्रतिरूप का उत्तम उदाहरण है। ठीक है, अंत में हम बात करेंगे ग्रामीण अधिवासियों के अर्धवृत्ताकार प्रतिरूप के बारे में। बताना चाहूंगा, ग्रामीण अधिवासियों के अर्धवृत्ताकार प्रतिरूप नदी विसर्प यानी नदी के घुमावदार मोड़ या गोखुर झील जिसे छाड़न झील भी कहा जाता है, या फिर वृत्ताकार जलाशय के सिर्फ एक ओर यानी उसके आधे किनारे पर जब ग्रामीण बस्ती है, ऐसे में उस बस्ती का जो प्रतिरूप विकसित होता है वह अर्धवृत्ताकार होता है। उत्तरी भारत में यमुना, सोन, घाघरा, कोसी आदि नदियों के तटों पर बसे ग्रामीण अधिवासियों के अधिकांश प्रतिरूप अर्धवृत्ताकार प्रतिरूप है। ठीक है, धन्यवाद।